नमस्कार बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। देखो, धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, हम दोनों समझते हैं। धातु एवं अधातु, देखो जैसे धातु क्या करती हैं, तो प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें धातु भी पाई जाती है और अधातु भी पाई जाती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुओं की पहली विशेषता क्या है कि वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। अब देखो, धातु और उसका उल्टा नाम होता है धातु। नाम क्या है? उल्टा है। नाम क्या है? उल्टा है। इसका नाम धातु और इसका नाम अधातु। नाम उल्टा तो काम उल्टा। अब ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ये त्याग करेंगी और ये ग्रहण करेंगी। ये त्याग करेंगी और ये ग्रहण करेंगी। तो इन दोनों में एक अंतर हो गया ना। अंतर क्यों होगा? देखो, नाम कैसा है? उल्टा है। इसका नाम धातु, इसका नाम अधातु। काम भी सारा क्या है? उल्टा है। दूसरा, ये धातु की एक और गुण होता है। धातु क्या विशेषता होती है कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। अब देखो, धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है। अधातुओं क्या होगी? नहीं होगी। अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। अगला क्या है? अधातुएं सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुएं जो कठोर नहीं होती हैं, इसलिए सामान्यतः लिखा हुआ है। ये सब धातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जैसे मरकरी को छोड़ करके, मरकरी द्रव होती है। सोडियम मुलायम होती है, मरकरी द्रव अवस्था में होती है। मरकरी क्या होती है? द्रव अवस्था में। बाकी धातुएं कठोर होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं। देखो, धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातुओं की नहीं होती। धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर नहीं होती हैं। यहाँ मरकरी द्रव होता है बस। चौथा गुण देखें अगर इनका, धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसे तन्यता कहते हैं। इसे तन्यता कहते हैं। अगर प्रश्न में आए तन्यता क्या है तो कह सकते हैं धातु को खींचकर तार के रूप में बनाना क्या कहलाता है? तन्यता। क्या कहलाता है? तन्यता। अधातुओं को नहीं कर सकते। अधातुओं में
तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। या भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब है कि टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं, ये बिखर जाती हैं, भंग हो जाती हैं, टूट जाती हैं। एक और गुण देखिए, अगर धातुओं को पीटकर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। यह आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या? आघात वर्धनीयता कहलाता है। देखो, अधातुओं को, जो धातुओं के साथ हो सकता है वो अधातुओं के साथ नहीं होता। अधातु को आघात वर्धनीय नहीं करिए कह सकता है। देखो ऐसे लिखते हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। देखो ये धातु गुण है। धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती है, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। सामान्य धातुएं कठोर नहीं होती हैं, अधातुएं कठोर सामान्य धातुएं कठोर होती हैं। गड़बड़ हो गई भाई। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, मरकरी द्रव अवस्था में होती है। मरकरी किस में होती है? द्रव अवस्था में धातुएं कठोर होती हैं। अधातु सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं, अधातु सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं। धातु हम पकड़ के खींचेंगे, इसे धातु है जो पकड़ खींचे तो तार के रूप में बदल जाएगी। अधातुओं को नहीं खींच सकते हैं, तो अधातुओं में गुण नहीं पाया जाता, वो भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। और धातुओं को पीट कर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। धातुओं को उसको पीटो तो चादर के रूप में फैल जाएगी, लेकिन अधातुएं में ये गुण पाया ही नहीं जाता, तो अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, और इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये धातुओं कुछ भौतिक गुण हैं, ये दोनों में कुछ अंतर हैं। धातुएं चालक भी होती हैं, अधातुएं अचालक। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। मतलब धातुओं में ऊष्मा और विद्युत चल सकती है, गमन कर सकती है, अधातुओं में नहीं चलती, नहीं गमन करती है। हाँ, ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट में ऐसा हो सकता है। ये कुछ धातुओं के भौतिक गुण हैं और उनके बीच में अंतर है। अब हम आगे समझते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो अब हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला क्या लिखेंगे? धातुओं का दहन। धातुओं का दहन, दहन मतलब धातुओं को जलाना। जलाना कब है? तो दहन, जब भी धातुओं के दहन की अभिक्रिया की बात हो तो मैं समझ जाना कि उससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करनी है। जैसे किसी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए कोई धातु ले लेते हैं, हम धातु ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ले ली, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, ऑक्सीजन O2। जब ये इससे अभिक्रिया करेगी तब क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम।
ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया। जब भी धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगी या धातु का दहन होगा तब धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। लिख सकते हैं धातु का जब हम ऑक्सीजन का दहन करेंगे, जब भी धातु का ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे धातु ऑक्साइड बनेगा। ये इसका उदाहरण हो गया। तो कोई दूसरा गुण लिख सकते हैं, धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया। अब देखो, धातु को अगर जल में डालेंगे तो अगर धातु हाइड्रोजन से क्रियाशील हो तो जल में जाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस बना लेगी। जैसे देखो, धातु अगर जल में डालेंगे, धातु वो जल से विक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन। जैसे देखो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम धातु में अब क्यों जिंक की अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं? जिंक। जिंक किससे अभिक्रिया करते हैं? जल की, H2O, जल। ये क्या है? जिंक है। ये जल, जब जिंक जल से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। इसे क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जिंक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई? बाहर। क्या लिखेंगे? धातु जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। हो गया। छोटा सा गुण है, लिखने की उतनी सी बात है और इतना उदाहरण है। उदाहरण में क्या क्या लिखा है? ये लिखा है जिंक। ये क्या लिखा है? ये लिखा है जल। ये क्या लिखा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन। हो गया। एकदम आसानी से बात। देखो, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, जुड़ जाएगा धातु ऑक्साइड, खत्म कहानी। धातु जल से अभिक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हो गया। मतलब इतने छोटे छोटे गुण हैं, 2 गुण हो गए। एक और देख लेते हैं, धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। अब देखो, धातु की अम्ल से अभिक्रिया देखते हैं। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, धातु की अम्ल से अभिक्रिया। क्या होगी? देखो, जब धातु ना, जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, किससे करेगी? अम्ल से, तब क्या बनाएगी? लवण, और वहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। देखो क्या होगा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तब लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये लिख देना है, धातु जल से अभिक्रिया करेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी? जैसे मान लो धातु हमने ले ली, एक धातु हमारे पास हो गई कैल्शियम। क्या ले ली? कैल्शियम। कैल्शियम अभिक्रिया कर रहा हो मान लो H2SO4 से, H2SO4। देखो ये क्या है? ये कैल्शियम है। ये क्या है?
कैल्शियम धातु है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी, तो निकल गई, क्या बचेगा, तो देखो CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये लवण बन गया, देखो कैल्शियम सल्फेट का लवण विलयन बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, SO4 को सल्फेट कहा जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हो गई अब क्रिया आसानी से, धातु के अम्ल से अब क्रिया, धातु ऑक्साइड धातु अम्ल से क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो कैल्शियम की अपक्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से की, ये अम्ल है और ये धातु है, दोनों अपक्रिया की, तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। आगे देखो ना, जो धातुएं होती हैं वो अपनी धातुओं के जो लवण विलयन होते हैं उनसे भी रिएक्शन करती हैं, ये लेकिन उसकी रिएक्शन के लिए हमें समझना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो वो देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। अगला टॉपिक क्या है, सक्रियता श्रेणी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहाँ से इसकी विशेषताएं बहुत पूछा जाता है। ये क्या है, कि धातुओं के क्या होती है, देखो वह श्रेणी जो धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता के आरोही क्रम को, सॉरी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में स्थापित करने से बनी है। देखो क्या है, जैसे जो ज्यादा प्रबल धातुएं हैं, ज्यादा तेज अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब यह है कि वो बहुत तेज रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया बहुत तेज करती हैं, जैसे पोटेशियम बहुत तेज अभिक्रिया करता है, फिर सोडियम ये भी तेज अभिक्रिया करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, ये अभिक्रियाएं, ये धातुएं हैं जो रिएक्शन, ये सक्रिय श्रेणी में ऊपर से नीचे आती हैं। अब देखो ये जो ऊपर की धातु है ना, ऊपर की ये अधिक क्रियाशील है, कैसी हैं, अधिक क्रियाशील, ये जो बीच वाली धातुएं हैं मध्यम क्रियाशील, कैसी हैं, मध्यम क्रियाशील, ये धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, देखो ये बहुत तेज करती हैं, ये क्या करती हैं, आराम से करती हैं, और ये बहुत ही धीरे, कम क्रियाशील, ये एकदम ही कम धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, बहुत कम रिएक्शन करती हैं, तो ये बहुत तेजी से करती हैं, ये मध्यम गति से करती हैं और नॉर्मल स्पीड से, और ये बहुत कम स्पीड से करती हैं अभिक्रिया, तो ये इनकी अभिक्रियाओं के आधार पे यही क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता क्या है कि कौन कितनी तेज अभिक्रिया करेगा, जो जितनी तेज अभिक्रिया करेगा वही उतना क्रियाशील है, मतलब जो जितनी तेज काम करेगा वही उतना काम, मतलब उतना ही तेज आदमी है, जो आदमी तेज होगा वो जल्दी काम करेगा, जो कमजोर होगा वो कम करेगा, जो आलसी होगा वो और भी कम करेगा। अब देखो इनकी सबसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो परीक्षा में एग्जाम में तुमने सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसकी विशेषताएं, क्या पूछता है, इसकी विशेषताएं, सक्रियता श्रेणी की विशेषताएं। अब देखो विशेषता लिखने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहली विशेषता कि हम जब ऊपर से नीचे आएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आओगे तब जो क्रियाशीलता है वो घटेगी, तो ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, क्रियाशीलता
घटती है। तो हो गया, एक विशेषता हो गई इसकी। दूसरी देखो क्या होती है, अगर दूसरी में देखें तो जो ऊपर, अब देखो जो जिसके नीचे, जैसे पोटेशियम नीचे सोडियम है, सोडियम नीचे कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम नीचे कौन है, मैग्नीशियम है। तो जो धातु नीचे है वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकती है। प्रत्येक धातु अपने से नीचे वाले को, देखो जो नीचे है वो कम क्रियाशील है, मतलब कम तेज है। जो आदमी अधिक मजबूत है, ज़्यादा तेज है, वो हमेशा लड़ाई में जीतेगा। और जो आदमी कमजोर है या कम कम कामचोर है, वो हमेशा हारेगा। तो जो ऊपर वाले हैं वो मजबूत हैं, जो उनसे नीचे वाले हैं वो कमजोर हैं। तो जो नीचे वाले हैं वो उसको विस्थापित नहीं कर पाते हैं और ऊपर वाला उनको विस्थापित कर देता है। जैसे इन दोनों की अभिक्रिया में पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। तो क्या लिख सकते दूसरा गुण, कि ऊपर की धातुएं अपने से नीचे वाली को विस्थापित कर देती हैं। अब देखो तीसरा गुण लिखते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, देखो जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन से ऊपर वाली सभी धातुएं अम्ल से रिएक्शन करती हैं, उनको विस्थापित कर देती हैं। नीचे वाली अम्ल को विस्थापित नहीं कर सकती, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। देखो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, नीचे वाली नहीं करती। हो गया। चौथा क्या लिख सकते हैं, अब देखो ऊपर की धातु क्रियाशील, ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील, ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील, बीच वाली मध्यम क्रियाशील, तथा नीचे वाली कम क्रियाशील है। देखो हमने 4 लिख लिए। आमतौर पर पेपर में 4 ही पूछता है, ज़्यादा पूछता नहीं एग्जाम में, तो आप लोग चारों याद कर लेंगे। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, ऊपर की धातु अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकती हैं, नीचे वाली ऊपर को नहीं कर सकती, ऊपर वाली नीचे वाली कर सकती है, और नीचे वाली ऊपर वाली को विस्थापित नहीं कर सकती। हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगी, क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया करने का मतलब यह है कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करना है। तो ऊपर वाली हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, नीचे वाली हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, और जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी वो अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करेगी। और ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। ऊपर वाली क्या है, अधिक क्रियाशील, बीच वाली क्या है, मध्यम क्रियाशील, नीचे वाली क्या है, कम क्रियाशील। बस हो गई इनकी विशेषता, अपने मन से बनाओ और लिख दो। आगे देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब धातुओं को निकालना, धातुओं को निकालना। धातु मिलती कहाँ से, सबसे बड़ी बात है ना, धातु आती कहाँ से। तो देखो पृथ्वी से जो खनिज निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, खनिज। उस खनिज में पाए जाते हैं अयस्क। क्या पाए जाते हैं, अयस्क। उन अयस्कों में जो होती है धातु, तो उसका कर लेते हैं सांद्रण। क्या कर लेते हैं, सांद्रण। और अयस्क के सांद्रण से हम धातुएं निकाल लेते हैं।
देखो क्या होता है, खनिज जमीन से जो भी खोद कर या भूपर पट्टी पर जो भी मिलता है, ऊपर से जो पत्थर मिला, धातु मिली, पदार्थ मिला, खोदे, खनन किए, खानों से खोद के निकाले, वो क्या होता है, खनिज होता है। उस खनिज में क्या मिल जाता है, अयस्क मिल जाते हैं। अयस्क क्या है, तो देखो भूपर पट्टी से खोद के निकाले गए पदार्थ खनिज हो गए, और अयस्क क्या है, तो मान लो कोई खनिज निकाला गया, जैसे एक खनिज ए निकाला गया, क्या निकाला गया, ए खनिज, ए के अंदर एम, ये धातु ज्यादा है, जैसे ए के अंदर 55% एम धातु है और 45% गंदगियां हैं, दूसरी चीजें हैं। तो अब देखो ए के अंदर 55% एम धातु है, मतलब ये जो ए है ना, ये अयस्क बन गया। क्या बन गया, किसका, यम का अयस्क, यम का जो है ए, यम का ए अयस्क है, यम का क्या है, अयस्क है। मतलब जिस खनिज में जो धातु ज्यादा होगी वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाएगा। जिस खनिज में किसी धातु की मात्रा अधिक होगी वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो खनिज से क्या मिला, अयस्क। हम अयस्क क्या करेंगे, सांद्रण। अब अयस्क के सांद्रण की अलग अलग विधियां होती हैं, उसे सांद्रण कर लेंगे और हम उससे क्या निकाल लेंगे, धातु। क्या निकाल लेंगे, धातु। ये पूरा प्रोसेस है। पहले क्या होता है, पहले खनिज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, खनिज। उन खनिजों में क्या मिलता है, अयस्क मिलता है। क्या मिलता है, अयस्क। फिर अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण। क्या करते हैं, सांद्रण। उसके बाद क्या मिल जाती है हमें, धातु। क्या मिल जाती है हमें, धातु मिल जाती है। देखो हम सांद्रण का प्रोसेस समझते हैं कि सांद्रण कैसे होता है। देखो अयस्क का सांद्रण जो है वो कैसे किया जाता था। अयस्क सांद्रण की तीन विधियां हम देखो, हमने 3 तीर बनाए, 1 2 3। इसका क्या मतलब है, देखो धातुएं जो होती हैं, एक होती है उच्च अभिक्रियाशील। अभी हमने क्या सीखी, सक्रियता श्रेणी, जो उसमें ऊपर की थी, अधिक अभिक्रियाशील, वही उच्च अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील या उच्च अभिक्रियाशील, तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, इनका सांद्रण अलग तरीके से होता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, इनका सांद्रण अलग से हो जाता है, अलग तरीके से। और कम अभिक्रियाशील धातुएं, कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब देखो उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या कहता है, गलित धातु का, यहाँ पे जो धातु होगी वो उसके लवण में, गलित धातु का विद्युत अपघटन, गलित धातु का विद्युत अपघटन, इस विधि से धातु निकाली जाती है। और जब किसी धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, देखो जब किसी धातु का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या वहां से मिलती है, धातु। क्या मिल जाती है, धातु। अब देखो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे निकाला जाता है, उनका सांद्रण कैसे होता है, तो गलित धातु के रूप में, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत अपघटन। ये सबसे बड़ी चीज है, क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु का क्या होता है, विद्युत अपघटन कर लिया जाता है और धातु प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील कैसे निकाली जाती है, देखो मध्यम अभिक्रियाशील के लिए इसमें 2 प्रकार के अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, एक मिलता है सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, इसका क्या करते हैं, निस्तापन। क्या करते हैं, निस्तापन होता है, और इसका होता है वर्जन। निस्तापन और ये क्या होता है, वर्जन। तो यहां से क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड।
क्या मिलती है, दोनों प्रोसेस से क्या मिल जाती है हमें, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और इसे निकाल लेती है धातु। देखो क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में विद्युत अपघटन होता है, क्या होता है, विद्युत अपघटन, और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में क्या होता है कि दो प्रकार के अयस्क मिलते हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, निस्तापन, क्या होता है, निस्तापन। ध्यान रखना ये जो निस्तापन है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भर्जन है ये भी, ये दोनों, ये इस पूरे सांद्रण में सबसे जो महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है भर्जन और निस्तापन, यही दोनों महत्वपूर्ण है। अब देखो निस्तापन क्या होगा कि कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन से और सल्फाइड अयस्क को भर्जन से निकाल लेते हैं। अभी हम समझाते हैं निस्तापन भर्जन होता क्या है। अब आते हैं कम अभिक्रियाशील धातु पे। कम अभिक्रियाशील धातु, देखो कम अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पाए जाते हैं सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। इसका क्या करते हैं, भर्जन, क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, भर्जन धातु। देखो कम अभिक्रियाशील धातु में क्या होती है, सल्फाइड अयस्क, क्या बताया था, सल्फाइड अयस्क, उसके नीचे उसमें उसका होता है भर्जन, क्या होता है भर्जन, उसमें मिलती है हमें धातु, क्या बताया धातु। तो हमें ये पूरा प्रोसेस है अयस्क के सांद्रण का, किसका, अयस्क के सांद्रण का। एक बार फिर से पूरा देखते हैं, समझ में आएगा। अयस्क का सांद्रण, तीन प्रकार की धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और कम अभिक्रियाशील धातुएं, इन तीनों के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो उच्च अभिक्रियाशील धातु का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, क्या करते हैं, विद्युत अपघटन में धातु मिल जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन और सल्फाइड अयस्क का भर्जन, और उनसे हमें मिलती है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड हम धातु प्राप्त करते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु का सल्फाइड अयस्क, से मिलता है सल्फाइड अयस्क, उसका हम करते हैं भर्जन, और भर्जन से मिलती है हमें धातु। तो ये पूरा अयस्क के सांद्रण का प्रोसेस है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है निस्तापन और ये भर्जन, यही दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम इन्हें समझ लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं मतलब फिर भी ये दोनों ही इस चैप्टर से पूछने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। देखो क्या है निस्तापन, निस्तापन समझते क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को, किसको, कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड बनाता है, यह धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इसे निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। देखो कैसे, मान लो ये जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक कार्बोनेट है, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म करें, क्या करें, गर्म करते हैं ताप पर, जब ये गर्म होगा तो अलग टूटेगा, और जब बना क्या बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ये बनेगा ठोस और ये बनेगी गैस। जिंक कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अभी हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अगर हम इस जिंक ऑक्साइड का क्या कर सकते हैं, देखो जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे हम कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ। जब गर्म होगा कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से यदि गर्म करें कार्बन के साथ, तो इसका होगा अपचयन, क्या होगा, अपचयन।
तो हम यहाँ बनेगा Zn और ये निकल जाएगा CO। तो हमें जिंक मिल गई। ये पूरा प्रोसेस इसका है निस्तापन का। किसका है? निस्तापन का। क्या है? कार्बोनेट को अधिक ताप पर गर्म करना है, उससे हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड और मिलेगा। उस धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे? कार्बन के साथ गर्म कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी जिंक, वो धातु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? धातु। ये पूरा प्रोसेस किसका है? निस्तापन का। हम आगे समझते हैं भर्जन क्या होता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लो। देखो भर्जन में क्या होगा? सल्फाइड अयस्क को सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे भर्जन कहा जाता है। भर्जन कहा जाता है। देखो क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्क कोई है, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है, इसको गर्म करें किसके साथ? वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के साथ O2। क्या करें? गर्म करें। देखो जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तब क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। उसके साथ में क्या निकल जाएगी? देखो यस यहाँ से O, यस O2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये बनेगा ठोस और ये बनेगी गैस। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 और ये भी कितना? 2 और ये 2। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखो वहां से हमें क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड। क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को किससे गर्म करेंगे? कार्बन से। किसके साथ करेंगे? कार्बन के साथ। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से गर्म होगा तो क्या बना देगा? अपचयित होगा, बनेगा Zn और CO। हमें जिंक मिल गया। ये कौन सा प्रोसेस? भर्जन का। कहानी समाप्त। चैप्टर में ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब हो गए। आप ये पूरा रिवीजन के लिए इतने टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।